Hello students, this is Dr. Amit Juneja and I welcome you all in this channel of economics, Amit Juneja Economics. So, in the last lecture, we are discussing about the production function and the various types of production function. In that, we have discussed two types of production function. One is called the variable proportion type production function. Second one is a constant proportion type production function. The variable type production function applies in short run, while the constant proportion type production function applies in the long run. So हमने उसके अंदर उसकी tabular representation की थी. Now we are going to express that table through a diagram. So presently we are discussing the diagrammatic representation of short run production function or the long run production function. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं short run production function. ओके, सो आप इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसको एक नाम और भी दे सकते हैं. आप उसको जो है वो वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो आप जो मर्जी बोल लीजिए, एक ही बात है. ठीक है, जो इस साइड में रहेगा वो हम लिखेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक, और जो लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन. कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब जो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर टेबल बनाया था उसी को हम एक डायग्राम की हेल्प से जो है वो शो करेंगे. मैंने इसलिए कहा था लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, कि जब भी हम इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी डायग्राम यूज करते हैं तो हमने सिर्फ उसका पॉजिटिव सेगमेंट लेना होता है जिसके अंदर x और y दोनों वेरिएबल जो हैं वो पॉजिटिव रहेंगे. हमने नेगेटिव सेगमेंट के अंदर जो है वो नहीं जाना होता. तो हमारे पास क्योंकि सिर्फ दो एक्सिस हैं तो इन दो एक्सिस पे हम ज्यादा से ज्यादा दो फैक्टर ही ले सकते हैं. इसलिए जो बहुत सारे फैक्टर्स थे जो किसी भी कम्युनिटी की प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, हमने उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक हमने ले लिया लेबर और एक हमने ले लिया लैंड, जिसमें हमने ये बोल दिया कि जो लेबर है आप उसको बड़ी जल्दी चेंज कर सकते हैं. लेबर तो आपको आराम से मिल जाएंगे. अगर आपको 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के लिए भी लेबर चाहिए तो इट्स इजीली अवेलेबल फॉर यू पीपल. बट अगर आपको नई लैंड परचेज करनी है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सो जो लैंड है दैट इज अ फिक्स्ड फैक्टर एंड द लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर. तो हमने क्या करना है, अब इन दो एक्सिस पे उन दो प्रोडक्शन फंक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनको दिखाना है. तो जिधर जो मर्जी दिखा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब सेम है. तो मैं क्या करता हूं, x एक्सिस पे ले लेता हूं लेबर और यहां पे y एक्सिस पे मैं लिख लेता हूं लैंड. ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शॉर्ट रन का है जिसके अंदर लैंड जो है वो फिक्स फैक्टर है. तो मैंने लैंड के ऊपर बार लगा दिया तो ये बन गया मेरा फिक्स फैक्टर. शुरुआत के अंदर जो लैंड है उसको हमने लगाया OL. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हमने जो लेबर लगाए वो लगाए ON और उसके अकॉर्डिंगली हम A पॉइंट पे थे. ठीक हो गया, तो इनिशियल पॉइंट आपका A जो है वो आ गया. अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है. अब आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है. जितनी चीजों की प्रोडक्शन आप एट प्रेजेंट कर रहे हैं आपने उसको इंक्रीज करना है. फॉर दैट व्हाट we need to increase the amount of factors of production, but because we have only two factors, land and labor, in which land is a fixed factor, so we are left with only one possibility, that is to increase the amount of the variable factor, that is the labor. So we have only one option कि हम क्या करें, सिर्फ labor को ही increase कर सकते हैं. land तो change नहीं होनी क्योंकि हमारे पास उतना तो टाइम नहीं है. So हमने क्या किया, अब जो land है उसको OL पे फिक्स रखा और लेबर जो है
उसके अमाउंट को बढ़ा के हमने ON1 कर दिया और हम इस B पॉइंट पे आ गए। ठीक, अब हमें प्रोडक्शन और करनी है तो क्या होगा, अब और करनी है तो अब लैंड फिर नहीं चेंज हो सकती। हमने क्या किया, हमने लेबरर्स को बढ़ा के N2 कर दिया, लैंड पहले जितनी रखी और हम इस C पॉइंट पे आ गए। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 5 एकड़ ऑफ लैंड है और उसके ऊपर पहले आप 3 लेबर लगा रहे थे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब सोचो कि जो पहले ए पॉइंट पे जो रेशो था इसका लैंड का और लेबर का, वो क्या था, लैंड कितनी थी 5 यूनिट, लेबर कितने थे 3, तो रेशो बिटवीन द टू इज 5:3। बाद में क्या हुआ, हमने लैंड को फिक्स रखा बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम टू चेंज द अमाउंट ऑफ लैंड, हमने लेबर को 4 कर दिया। नाउ द प्रोपोर्शन बिटवीन द टू इज 5:4। नेक्स्ट हमने प्रोडक्शन और बढ़ाना था, हमने फिर लैंड को फिक्स रखा बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम, हमने लेबर को इंक्रीज किया, सो इट्स 5:5 or 1:1। So the proportion in which these two factors are being used, that proportion is continuously changing. That's why it's called a variable proportion type production function. Okay, clear? अब इसके अंदर अगर मैं प्रोडक्शन फंक्शन को दिखाऊं, so production is Q. It's a function of two factors. One is L and other is M. Where Q is output, F is function, L is land, and N are the number of laborers. ठीक है, so these are the notations. So in this production function I am putting a bar on L to make it a constant factor or a fixed factor. Now L is fixed, now the land is fixed, we can only change the output by changing the number of laborers employed. That's why it's called a variable proportion type production function. Now comes to this side. In this we have a lot of time, so we are in a position to change the amount of both the factors of production in same proportion. Like if you take land on this side and labor on this side, I am again saying one more thing, that it's not necessary that you change labor and land in the same proportion or kept the proportion as constant, but you have the chance, you have the time, that if you are able, then you can keep the proportion of the fixed factor and the variable factor as constant. You have the option of making the proportion constant, but in this sector, in this stage, there is no such possibility. If you want to change the amount of production, you have to change the proportion between the fixed factor and the variable factor. But in this, you have the time, you can keep the proportion as constant. For example, let it be in initial stages the amount of land is L and the amount of labor is M. So we are at A point. Okay. In this also, this curve which is going parallel to x-axis, this is our production curve PP. Okay. Now in this case, I want to increase the amount of production. Then what will I do? I have the long run now. I have the time to change both the factors of production. So I change the land from L to L1 and the laborer from N to N1, and I goes to this point B. Okay. So the amount of change in labor and amount of change in land is same. Now one more thing. यहाँ के अंदर मैंने लैंड के ऊपर बार लगाया था, यहाँ मैंने लैंड के ऊपर कोई बार नहीं लगाया. Why? Because now land is not a fixed factor. Both are the variable factor. Then again, if you want to increase the production, the amount of land increases from L1 to L2, and in the same proportion, the amount of labor changes from N1 to N2. Then goes to this C point. If I make this line,
This shows PP. This is my production curve which shows the constant proportion of labor and land, and it is going upward. In this it's vertical or horizontal, वो कुछ भी हो सकती थी. अगर मैंने लेबर इधर लिया होता, लैंड इधर लिया होता, तो लैंड इधर फिक्स हो जाती, तो ये वर्टिकल बन जाता, ठीक है, या ये हॉरिजॉन्टल रहेगा. The shape of the variable proportion type production function is either vertical or horizontal, depends कि आपने x एक्सिस पे क्या लिया और आपने y एक्सिस पे क्या लिया. पर अगर हम इसकी बात करें, इसमें हमेशा ये अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी. क्यों? क्योंकि आप दोनों फैक्टर्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस लैंड एंड लेबर. So if initially we have 5 units of land and we have 1 unit of labor, the proportion between the two is 5:1. Now, if you want to increase the production, I double the amount of land, and in the same way, I also double the amount of labor. Now the proportion is 10:2 or it is 5:1. Then it is 15:3. Again it is 5:1. It is 20:4. Again it is 5:1. So the ratio between the factors of production or the proportion between the factors of production remains the same or remains a constant. Now if we write the production function of long run, then it is Q. Q is the function of land and number of laborers. Okay, here Q is output, F is function, L is land, and N is the number of laborers. ठीक है, so this is the production function of long run. अब मैंने इसके ऊपर देखिए ध्यान से, L के ऊपर मैंने कोई बार नहीं लगाई. इधर मैंने L के ऊपर बार लगाई थी, इधर मैंने L के ऊपर कोई बार नहीं लगाई. मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो L है वो भी आपका वेरिएबल फैक्टर है, जो N है वो भी आपका वेरिएबल फैक्टर है. There is no such amount of fixed factor because it's long run. You have the time, you can change the amount of all the factors of production. That's why it's called a constant proportion type production function. So these are the various types of production function. अब हम बात करते हैं, अब ये तो थी प्रोडक्शन फंक्शन के टाइप्स की. अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन के टाइप्स की कि प्रोडक्शन कितनी तरह की होती है. ठीक, तो अब हम जो प्रोडक्शन के टाइप्स करने वाले हैं, मैं फिर से ये बात कहूंगा कि इसको थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो सारे इसी के अकॉर्डिंगली ही चलने वाले हैं. सो नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन. सो प्रोडक्शन जो है इट हैज 3 टाइप्स. फर्स्ट it is total production. तो हर चीज को उसके नाम से क्लियर कीजिएगा, टोटल प्रोडक्शन. ठीक है, टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. अब ध्यान से मैंने कहा टोटल प्रोडक्शन इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. क्योंकि जो प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ गुड्स की नहीं होती, जो प्रोडक्शन होती है वो सर्विसेज की भी होती है. ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम गिविंग यू माय सर्विसेज ना, सो दैट्स व्हाई आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ सर्विसेज. सो प्रोडक्शन is not only confined to the production of goods or the physical elements, rather production जो है वो services की भी होती है. So the total production क्या हुआ, total production means the total amount of goods and services produced. मतलब ये totality में आपने कितनी चीजें प्रोड्यूस करी. अब उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि आपके पास कुछ फैक्टर्स होंगे. If it is short run, then you have 2 types of factors of production. One are the fixed factor, one are the variable factor. अब fixed factor भी है, variable factor भी है. अब ये नहीं कहना कि प्रोडक्शन के अंदर fixed factors ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं करना. फिक्स्ड फैक्टर का कंट्रीब्यूशन होगा. मैंने ये कहा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आप फिक्स्ड फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते. ये थोड़ी है कि फिक्स्ड फैक्टर है ही नहीं, फिक्स्ड फैक्टर तो है, सिर्फ वो चेंज नहीं हो सकते. वो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो आपके पास शॉर्ट रन के अंदर जितने भी फिक्स्ड फैक्टर्स थे,
जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स थे आपने सारे के सारे फिक्स फैक्टर, सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर आपने लगा दिए, ठीक है। सो उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगी, तो वो प्रोडक्शन टोटलिटी में जितने अमाउंट की हुई है दैट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्शन। सो व्हाट इज टोटल प्रोडक्शन? टोटल प्रोडक्शन कैन बी डिफाइंड as the total amount of goods and services produced by employing all the factors and, क्योंकि हमने कहा था कि प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ फैक्टर से नहीं होती, वो नॉन फैक्टर से भी होती है, बाय एम्प्लॉइंग ऑल द फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, तो आपके पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, आइदर द फिक्स फैक्टर और द वेरिएबल फैक्टर, आपके पास जितने भी नॉन फैक्टर्स अवेलेबल थे, जितने भी थे सारे लगा दिए, तो उससे जो भी आपको टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी, दैट टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड द टोटल प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सपोज करो कि कुछ लेबरर थे, यू हैव 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, ओके। अब 10 यूनिट ऑफ लेबर ने क्या किया, आपने सारे के सारे लगा दिए, उन्होंने आपको टोटल शर्ट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो उन 10 लेबरर्स ने आपको 150 शर्ट्स बना के दी, ठीक है। आपके पास सिर्फ 10 लेबरर्स थे, आपने सारे के सारे काम पे लगा दिए, जो भी आपके पास क्लोथ्स थे, या जो भी आपका बटन था, या जो भी आपके पास थ्रेड था, जो कुछ भी था, आपने सारा लगा दिया, ठीक है। तो उन सारों ने मिलके आपको क्या किया, 150 शर्ट्स जो हैं वो बना के दी। तो मैं बोलूंगा 150 इज योर टोटल प्रोडक्शन। डन। सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज एवरेज प्रोडक्शन, ठीक है। अब व्हाट वी मीन बाय एवरेज, अब सबसे पहले तो एवरेज का मीनिंग ही क्लियर कीजिए, क्योंकि जब आप स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन करेंगे वहां पर आपको एवरेज वर्ड जो है वो यूज करना आएगा। एवरेज आप यूज करेंगे जब आप बोलेंगे मीन, आप ऑलरेडी छोटी क्लासेस में 9th और 10th के अंदर मीन, मीडियन, मोड, समथिंग लाइक दैट आप करके आए होंगे। तो जो मीन होता है, जिसको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ एवरेज। सो व्हाट इज एवरेज? एवरेज में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ किसी भी चीज का होता है, हम उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एवरेज मींस द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और द टोटल अमाउंट ऑफ मनी और द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क्स। जो भी आपके पास चीज टोटल अमाउंट में है, आपने उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कर देना है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एवरेज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि मेरी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके पास 10 रुपीस है, सेकंड स्टूडेंट के पास 20 रुपीस है, और थर्ड स्टूडेंट के पास 30 रुपीस है, ठीक है। 3 स्टूडेंट्स हैं, 10, 20 और 30 रुपीस है। अब इन तीनों के पास इक्वल नहीं, क्योंकि पहले के बाद 10 है, इसके बाद 20 है, इसके बाद 30 है। मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि एवरेज निकाल लें, मतलब मैं तीनों के अंदर ये जो रुपीस है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले स्टूडेंट को बोलूंगा आप ना अपने 10 रुपीस मुझे दे दीजिए, तो मैंने उसके 10 रुपीस ले लिए। फिर सेकंड को बोला आप 20 मुझे दे दीजिए, अब मेरे पास कितने हो गए 30। फिर तीसरे को बोला आप अपने 30 मुझे दे दीजिए, अब मेरे पास कितने हो गए 60। मेरे पास 60 रुपीस है और सारे के सारे 10-10 रुपीस के नोट हैं, तो मेरे पास कितने नोट होंगे 6। अब मैंने 3 स्टूडेंट्स में उन 6 नोट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं सभी को कितने कितने नोट दूंगा 2-2, मतलब हर एक स्टूडेंट को 10 रुपीस के नोट मिलेंगे, मतलब मैं सभी को 20 रुपीस जो है वो दे दूंगा। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो ये लिखा कि मेरे पास टोटल कितने पैसे, तो टोटल मेरे पास 60 है।
तो मैंने 60 को कितनों में डिवाइड करना है, 3 में, तो डिवाइडेड बाय 3, तो हर को मैंने कितने देने हैं, 20। अब पहले के पास भी 20 है, सेकंड के पास भी 20 है, थर्ड के पास भी 20 है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि नहीं हो गया, दिस इज एवरेज। ठीक, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो हमारी अब यहाँ पे टोटल शर्ट्स प्रोड्यूस हुई हैं, हमने उसकी एवरेज निकालनी है। मतलब हमने इन टोटल शर्ट जो 150 बनी है, जिसको 10 लेबरर्स ने बनाया है, अब हमने इन 150 शर्ट्स को उन 10 लेबरर्स में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, सो जो अब जो 150 शर्ट्स बनी, ये कौन से रूल में लिखा है, ये सभी ने बराबर बराबर बनाई होंगी, हो सकता है किसी ने ज्यादा बनाई हो, किसी ने कम बनाई हो, पर मैं चाहता हूं कि मैं सभी के अंदर ना क्या कर दूं, जो प्रोडक्शन है उसकी एवरेज, मतलब वो जो प्रोडक्शन मेरी हुई है 150 की, मैं उसको एवरेज कर दूं, मतलब उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं। अब आप खुद सोचिए, मेरे पास 150 शर्ट्स है, ठीक है, और मैं 10 लेबरर्स में उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं, तो हर एक लेबरर के हिस्से में कितनी शर्ट्स आएंगी, सोचो 150 है और 10 लोगों में उसको डिवाइड करना है, तो एक पर्सन के हिस्से में कितनी, 15, तो 15 क्या होगा, वो हमारी एवरेज प्रोडक्शन हो गई। अब सोचो मैंने कैसे किया, मैंने 150 को 10 के साथ डिवाइड कर दिया और 0 से 0 कैंसिल कर दी, आंसर कितना आ गया, 15। मैं बोलूंगा मेरी एवरेज प्रोडक्शन कितनी है, 15। अब ये इसका फॉर्मूला बनाइए, पहले वैल्यूज पुट कीजिए, फॉर्मूलाज बाद में बनाइए, क्योंकि बाद वाले फॉर्मूलाज इजी हो जाते हैं। अब 150 डिवाइडेड बाय 10 ना, तो 150 क्या था, ये तो मेरी टोटल प्रोडक्शन थी, तो यहां पे मैंने क्या लिख लिया, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, और ये 10 क्या था, ये था नंबर ऑफ लेबरर्स, ठीक है, तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया। सो एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। याद रखना, यहाँ पे फिक्स फैक्टर का कभी भी एवरेज नहीं निकालते, क्योंकि वो तो फिक्स है, उसमें तो चेंज ही नहीं होना, तो उसका एवरेज निकालने का मतलब, जब भी एवरेज निकालेंगे हमेशा हम ना वेरिएबल फैक्टर की निकालेंगे, जिसको हम चेंज करा सकते हैं। क्यों, अब मैं अगर चाहता हूं कि मैंने 10 की बजाय 15 लेबरर्स लगाने हैं, तो यहाँ पे 10 की बजाय क्या हो जाएगा, 15, तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी चेंज होगी। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि जो मेरा पहले वाली एवरेज थी वो बेटर थी या अभी वाली एवरेज बेटर है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना 15 लेबरर्स कर दिए, अब मेरी जो टोटल प्रोडक्शन है वो सपोज करो कि 180 हो गई। अब मुझे 180 को 15 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करूंगा, 180 डिवाइडेड बाय 15, कैंसिल करो इसको, 180 को 15 के साथ, तो आ गया 12, यानी हर एक लेबरर के हिस्से में 12 शर्ट्स आई। पहले कितनी आ रही थी, 15, तो मैं कहूंगा नहीं, ये तो मेरे को नुकसान दे रहा है, पहले एक लेबरर ऑन एन एवरेज मुझे 15 बना के दे रहा था, अब 12 दे रहा है, रहने दो, मुझे तो 15 लेबरर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो 10 ही लगाऊंगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं वेरिएबल फैक्टर चेंज करता हूं, सो दैट आई कैन कंपेयर द एवरेज ऑफ द प्रीवियस अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एंड द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे, तो जितनी भी टोटल प्रोडक्शन होगी उसको सिर्फ और सिर्फ जो हमारा वेरिएबल फैक्टर रहेगा उससे डिवाइड करना है, फिक्स्ड फैक्टर से कभी भी डिवाइड नहीं करना। सो दिस इज आवर फॉर्मूला, ठीक हो गया। अब कैसे, अब इसको फिर से लिख लेते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ, मैं यहाँ पे लेबल लिखता ही नहीं, हम इजी कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, नंबर भी नहीं लिखना तो आप लिख लो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये आपने वेरिएबल फैक्टर के कितने यूनिट्स लगाए, आप उसको डिवाइड कर दीजिए, टोटल प्रोडक्शन इज 150, number of variable factor 10, so the average production is 15। तो कैसे निकालेंगे, आपको टोटल प्रोडक्शन पता होगी, जो आपने उसके लिए वेरिएबल फैक्टर लगाए हैं वो भी आपको पता होंगे, तो टोटल प्रोडक्शन को वेरिएबल फैक्टर के साथ डिवाइड कर दीजिए, आपकी एवरेज प्रोडक्शन जो है वो आ जाएगी। सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन। Third is called marginal production. So now what is this marginal production?
सो अब ना अगर आपको याद हो जब हमने चैप्टर किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो उसमें हमने बात की थी मार्जिनल यूटिलिटी की। इफ यू आर रिमेम्बरिंग दैट थिंग, मार्जिनल यूटिलिटी। उससे भी पहले हमने किया था सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जिसके अंदर हमने बात की थी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो मार्जिनल वर्ड आपके लिए नया नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी 2 चैप्टर्स के अंदर मार्जिनल का मीनिंग क्लियर कर चुका हूं। एक बार फिर से उसका मीनिंग क्लियर करता हूं। मार्जिनल मींस व्हाट? मार्जिनल मींस चेंज। सो अब क्या है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है? वन मोर से जो चेंज आएगा इसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। मार्जिनल ऑलवेज मींस वन मोर चेंज। अब सोचो कि आपके पास टोटल प्रोडक्शन कितनी थी? 150। अब उसके लिए आप कितने लोग लगा के हुए हैं? 10 लेबरर्स। 10 लेबरर्स आपको 150 जो है शर्ट्स बना के दे रहे थे। अब आपने क्या करना है? मार्जिनल मींस वन मोर, एक वेरिएबल फैक्टर और लगाना है। अब ध्यान से सोचो कि एक और जो लगेगा वो वेरिएबल फैक्टर ही होगा, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो एक और लग ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपने फिक्स फैक्टर एक और लगाया, इसका मतलब आपने तो फिक्स फैक्टर को चेंज कर दिया। अगर वो चेंज ही हो गया तो वो फिक्स फैक्टर कहेगा आप, फिर वो भी वेरिएबल हो गया। सो इसलिए जब भी चेंज आएगा वो हमेशा वेरिएबल फैक्टर में आएगा। तो आपने मार्जिनल मतलब वन मोर वेरिएबल फैक्टर लगाना है। तो ऑलरेडी हमारे पास 10 वेरिएबल फैक्टर लगे हुए हैं, हमने एक वेरिएबल फैक्टर और लगा दिया। ठीक है, अब वेरिएबल फैक्टर कितने हो गए? 11। मतलब पहले हमारे यहाँ पे 10 लेबरर्स काम कर रहे थे, अभी हमारे यहाँ पे 11 लेबरर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब 11 लेबरर्स जब आपने काम पे लगाए तो उन 11 लेबरर्स ने आपको 163 शर्ट्स जो है वो बना के दी। ठीक हो गया। अब 10 से ऑलरेडी 150 बन रही थी, इसका मतलब ये जो 13 एक्स्ट्रा बनी है ये किसने बनाई? ये जो आपने अब एक नया पर्सन लगाया उसने आपको ये 13 शर्ट्स बना के दी। तो मैं बोलूंगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है इसकी, ये 11th जो वेरिएबल फैक्टर मैंने लगाया, इस 11th फैक्टर की जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो कितनी है? 13। ठीक हो गया। कैसे निकला? अब सोचो मैंने ये 13 आंसर कैसे निकाला? मैंने 163 में से 150 को माइनस कर दिया, है ना? यानी अब मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? अब जो मार्जिनल प्रोडक्शन होगी वो होगी टोटल प्रोडक्शन। इसकी चलो मैं इसको और शॉर्टकट लिख देता हूं। मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल लिया आपने, तो मार्जिनल प्रोडक्शन मींस एमपी। यहां पे लिख देता हूं एन। एन इसके सबस्क्रिप्ट में है। एन का मतलब क्या हुआ? भी आप कौन से वेरिएबल फैक्टर की मार्जिनल निकालना चाहते हो? सेकंड लेबर की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, किसकी निकालना चाहते हो? तो जो भी होगा यहाँ पे पुट हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? ये होगा टोटल प्रोडक्शन n माइनस टोटल प्रोडक्शन n माइनस 1 मींस व्हाट? अब सोचो, अब हमने कौन से की निकालनी है? 11th की, तो मैंने n यहाँ पे कितना पुट कर दिया? 11। यानी मुझे जो 11th मैंने वेरिएबल फैक्टर लगाया उसकी मुझे मार्जिनल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा? वो कहता है टीपी यानी कि टोटल प्रोडक्शन n की वैल्यू कितनी पुट की? 11। तो टोटल प्रोडक्शन देखो 11% की कितनी है? माइनस टोटल प्रोडक्शन n कितना है? 11 माइनस 1। मतलब क्या हुआ कि 11th की मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल की 11 माइनस, अब यहां पे क्या हुआ? टोटल प्रोडक्शन ऑफ 11 माइनस 1 यानी कि 10। यानी जब 10 लोग लगे हुए थे उनकी टोटल प्रोडक्शन कितनी थी? अब 11 लगे हुए हैं, उनकी टोटल प्रोडक्शन कितनी है? डिफरेंस निकालो। तो अभी हमने कैलकुलेट किया कि जब हमारे 10 लेबरर्स लगे हुए थे तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही थी? 150। ठीक है, अब जब हमने 11 लगाया था तो कितनी हो गई थी? 163। तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। तो 13 क्या है? ये जो आपका 11th फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो हो जाती है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन, बी टोटल प्रोडक्शन ऑफ n यूनिट और एक उससे पहले वाला। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ n माइनस 1 यूनिट। अब ये फॉर्मूला आपके कब काम आएगा? जब आपको क्या पता हो, आपको जो nth यूनिट है उसकी टोटल प्रोडक्शन
पता हो, जो n-1 है उसकी भी पता हो। मतलब अब यहाँ पे देखो, मुझे 11th की टोटल प्रोडक्शन पता थी, मुझे 10th की टोटल प्रोडक्शन पता थी, 11 में से 10 माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 30। अगर सपोज करो ये ना होता तो एक ऑप्शन और भी था। सपोज करो कि आपको ये कहता है कि जब आपका जो वेरिएबल फैक्टर है और यहां पे आपको दी हुई है टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, कहते हैं जब वेरिएबल फैक्टर 5 लगाए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली टोटल प्रोडक्शन जो है वो 60 यूनिट्स की हुई, ठीक है। अब हमने लगा दिए 9, ठीक है। अब 9 के अकॉर्डिंगली जो टोटल प्रोडक्शन हुई वो हुई 90, ठीक है। तो अब हमें ना 9th फैक्टर जो है उसकी मार्जिनल बताओ। अब सोचो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं तो क्या होगा। अब मैं लिखूंगा मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ n इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ n, टोटल प्रोडक्शन ऑफ n-1। अब उसने मुझे मार्जिनल पूछी है कौन से की, 9th की, तो n कितना हो गया 9, तो टोटल प्रोडक्शन n 9 माइनस टोटल प्रोडक्शन 9 माइनस 1 8, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे 9th फैक्टर जो है, जो 9 लोग हैं उनकी टोटल प्रोडक्शन पता होनी चाहिए, वो मुझे पता है 90। अब मुझे पता होना चाहिए 8 वेरिएबल फैक्टर की टोटल प्रोडक्शन भी, 8 लोगों ने कितना टोटल प्रोडक्शन किया, और वो तो मुझे पता ही नहीं, वो तो मुझे 5 पता है। अब जब मुझे ये पता ही नहीं तो ये कहां से निकलेगा। तो अगर आपको जो वेरिएबल फैक्टर है उसमें बिग चेंज दिया हो, मतलब 1 का चेंज ना दिया हो, 1 से ज्यादा का चेंज दिया हो, फिर ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमारे काम नहीं आएगा। अब हम यूज करेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर। आई एम अगेन आस्किंग अबाउट दिस, द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने भी कहा कि फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होंगे। अब चेक करो, अब मुझे जो 9th फैक्टर है उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन निकालनी है। तो एमपी किसकी हो गई 9 की, वो कहता है डेल्टा टीपी। डेल्टा क्या होता है? चेंज। पहले तो ये देखो कि टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, तो पहले 60 थी, अभी कितनी हो गई 90, तो कितने का चेंज आया 30 का, हो गया। अब जो वेरिएबल फैक्टर है उसमें यानी कि डेल्टा एल, वेरिएबल फैक्टर में कितना चेंज आया, पहले 5 था अभी 9 है, तो कितना चेंज आया 4 का, तो 30/4 आंसर इज 7.5। तो 7.5 is the marginal production of the 9th unit of the variable factor। I am repeating my words कि अगर तो आपको जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्वांटिटी में पता है, जैसे 10th की पता है, 11th की पता है, फिर तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अगर आपको टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी में नहीं पता, then you use this formula delta TP upon delta S। So these are the three types of production, which means the total production, average production and the marginal production। Average production is equal to total production divided by the number of variable factor or the units of variable factor। Marginal production is equal to n unit is equal to total production of n unit minus total production of n minus 1 unit, or the marginal production is equal to delta TP upon delta L। So these are the three types of a production: total production, average production and the marginal production। Or in the next lecture we discuss about the relationship between these three types of production, like the relation between total production and marginal production and relation between marginal production and average production। So इन तीनों के अंदर जो रिलेशनशिप है, अब रिलेशनशिप क्यों है, क्योंकि तीनों ही जो है वो प्रोडक्शन के टाइप्स हैं, तो तीनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप जो है वो तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। अब वो हम अगले लेक्चर में इसी रिलेशनशिप को जो है वो डिस्कस करेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।